फ्रेंड्स, आज मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का सीरीज़ नंबर 3 है। मैंने 2 सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, जाकर उसको देखिए अगर नहीं देखे होंगे तो। ये सीरीज़ उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, सबके लिए है। और कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए? सबके लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, एमटीएस, जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं साइंस का सीरीज चला रहा हूँ। जिसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, एक तीसरा अपलोड होगा। तो वीडियो को बिल्कुल मैं फुल डिटेल में अपलोड करता हूँ। एक एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो वो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। साइंस के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी बोर्ड किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या वो एसएससी का पेपर हो, या रेलवे का हो, या बैंक का हो, या और भी कोई अदर एग्जाम जहाँ पे पूछे जा चुके हैं। वहीं से मैं सिलेक्ट करके आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का कोशिश कर रहा हूँ। हमारी टीम आपकी पूरी मदद कर रही है। तो आप भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको ये सीरीज़ का जब भी वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आते हैं अब वीडियोज़ के ऊपर। चलिए, आज का सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। आंसर मैं आपके सुविधा के लिए लिख दिया हूँ। बाकी इसके जितने भी डिस्क्रिप्शंस होंगे, डिटेल्स होंगे, सारा मैं आपको अपडेट करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज। चलिए इसको पहले समझते हैं। ये लाइट का क्वेश्चन है। लाइट में 2 चीज़ पढ़नी होती है, एक मिरर और एक लेंस। लेंस में भी होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं मेन बेसिकली, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बाकी और भी होते हैं। मिरर में भी ऐसे ही बहुत है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लेन मिरर ये होते हैं, और भी बहुत सारे भाई, बहुत सारे अलग अलग होते हैं जो पार्ट बाय पार्ट, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट बहुत है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, लेंस में भी मिरर में भी। इसमें क्या पढ़ना होता है? इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना होता है। लेंस में भी और मिरर में भी क्या होता है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं कि अगर इस पॉइंट पे रखेंगे, अगर फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो जो पेपर में ज़्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, लेंस क्वेश्चन क्या है? एक कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज। पहली बात तो ये बताओ, लेंस होते 2 तरह के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा किस तरह का इमेज बनता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल राइट है। ऐसे ही मिरर में कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसी मिरर है जो कि हमेशा उसमें वर्चुअल बनता है। सेम यहाँ पे भी है। यहाँ वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है। इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को। क्या कि वो तो मिरर था, वहाँ मिरर में कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस होता है। वर्चुअल यहाँ भी है, वर्चुअल वहाँ भी होता है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? देखिए, आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट ऑफ फॉर इट्स एक्टिविटी। विटामिन इज। विटामिन B12 एक ऐसा मिनरल है जो कि कोबाल्ट के एक्टिविटीज़ को करता है। जैसे देखिए, कोई भी शरीर में बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कोबाल्ट बोला गया, सोडियम भी है, कैल्शियम है। तो उसके लिए कुछ विटामिन्स होते हैं जो एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। तो विटामिन B12 जो है कोबाल्ट के लिए एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर होता है। नेक्स्ट क्या है? वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द टीयर गैस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैंने बताया अभी, टीयर गैस। टीयर गैस में पूछा गया कि इसमें वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। पहले समझते हैं कि टीयर गैस का फॉर्मूला होता क्या है। अगर आपको वही समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझिएगा कि टीयर गैस में कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्ट, मतलब कि उसमें कौन से कंपोनेंट हैं। जो देखिए, जो फॉर्मूला क्या होता है? CCl3NO2। ये इसका केमिकल फार्मूला है, CCl3NO2।
तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पहला क्या है, इथेन, जो कि इसमें कोई कहीं दिख नहीं रहा है। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है जिसमें OH ग्रुप होता है, वो भी नहीं। ईथर, वो भी नहीं है। तो ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या होगा, क्लोरोप्रीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कि यहाँ पे एक क्लोरीन दिख रहा है। आइए, इसमें बेसिक जो होता है इसको हम क्लोरोप्रीन ही बोलते हैं, है ना। तो इसका तो थर्ड का क्या होगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। ये देखिए एक्चुअली हम लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। पहला दो इसमें होता है, एक स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आप कितना फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया पे, यानी उसको ऐसे समझा जाए। देखिए ऐसे, देखिए ऊपर में फोर्स होगा, क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, कितने यूनिट एरिया पे लगा रहे हो, मतलब कि कितना फोर्स जो लग रहा है एरिया के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस बोलते हैं। उसी का सिंबल इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट क्या, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन क्या, देखिए स्ट्रेन क्या है कि कितना चेंज हुआ फोर्स लगने के बाद, फोर्स लगने के बाद किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो उसके साइज में, या उसके आईडी में, ओडी में, डायमीटर में, रेडियस में क्या चेंज हुआ। या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नहीं होगा। अगर डिक्रीज हुआ तो भी होगा स्ट्रेन, अगर इंक्रीज हुआ तो भी होगा स्ट्रेन। सेम है तो कोई फिर उसमें तो स्ट्रेन हुआ ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं हुआ, मतलब वहाँ पर जीरो स्ट्रेन हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पूछा गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। पहले इसको समझते हैं, ये आपको समझ में शायद आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है, एक होता है उसको बोलते हैं, अगर स्ट्रेस, क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी घटेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही स्ट्रेन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, लेटरल है, वॉल्यूमेट्रिक है, शियर है। तो यहाँ पे क्या है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो होता है वॉल्यूम से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए ऐसी कुछ समझते हैं। पहले अगर ये सिंबल हटेगा, अगर ये सिंबल हटेगा तो फिर इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उसको हम लोग को लिखते हैं के अकॉर्डिंग। ये हो गया यहाँ पे ऐसे। अगर मैं ऐसे के का निकालूँ फार्मूला तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा स्ट्रेस, अपॉन में क्या होगा स्ट्रेन, यही होगा ना। तो पहले तो ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेन को ऊपर लिख देगा, स्ट्रेस को नीचे लिख देगा, तो आप ऑप्शन को वहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सब में स्ट्रेस ही है और स्ट्रेन नीचे में भी है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि होता है वॉल्यूम से रिलेटेड। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा सही आंसर। क्या होगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक बोल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ गैस इन्वॉल्व। देखिए पहले आखिर प्रोपगेशन होता क्या है। जैसे देखिए आपको अगर कहीं जाना होगा तो आप क्या करोगे, ट्रैवल करोगे ना, तभी तो कहीं जा पाओगे। ऐसे ही अगर आप ये बाहर, अगर अभी बारिश का मौसम है तो थंडर स्टॉर्म आती है, लाइटनिंग होती है, आवाज़ होता है बाहर कड़कने का, तो आपको आवाज़ कैसे सुनाई पड़ती है, वो कैसे प्रोपेगेट करती है। बहुत कुछ देखते होगे, कुछ गिरता है तो आवाज़ आपके तक जल्दी पहुंचती है, कुछ जैसा जो गिरेगा तो आवाज़ बिल्कुल आराम से पहुंचती है ना। तो ये साउंड के एक तरह का वेव है। लाइट आपने सुना, लाइट भी क्या एक तरह वेव है, लाइट साउंड दोनों का एक तरह का वेव है। तो साउंड वेव जो है गैस में कैसे प्रोपेगेट करती है, एडियाबेटिक कंप्रेशन और रेरफैक्शन के थ्रू क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, देखिए आप लोग, स्टोकियोमेट्रिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन सीजियम। सीजियम क्या है, इसमें उसके ऊपर बेस्ड होता है। स्टॉक में की क्लॉक है उसमें क्या होता है, सीजियम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। पहले समझते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, सेल एक बहुत छोटी सी यूनिट होती है। जस्ट लाइक प्याज आप खाए होंगे, काटे भी होंगे, तो प्याज एक ऊपर का एक कवर छीलोगे,
फिर अंदर भी रहेगा, उसको भी छीलोगे वो भी रहेगा, और उसको जब तक छीलते जाओ और जो लास्ट के अंदर बचेगा वो बिल्कुल छोटा है। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी है, हमारी जो शरीर है, बहुत सारे सेल को मिल करके बना हुआ है। तो सेल क्या है, एक बहुत छोटी सी यूनिट्स होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरह का एक मेम्ब्रेन है जो को आपको गार्ड का काम करता है। जस्ट लाइक एक आपके आपके बहुत बड़ा घर है, आप बहुत बड़े अमीर आदमी हो, आप अपने गेट पे क्या करते हो, वो एक वो सिक्योरिटी गार्ड को रख देते हो। क्यों? कि बिना जो फालतू लोग अंदर नहीं आए, जिनको अथॉरिटी है वही लोग अंदर आए। सेम काम वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपका करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें दो होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, उसके सेल डेवलप नहीं होते, उसको न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, मतलब कि हाँ सेल करा है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस बिल्कुल वेल डेवलप होता है। और प्रो में क्या होता है, वो यूनिसेलुलर के लिए होता है, और ये मल्टी सेलुलर का होता है, जो कि एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट वो होता था। तो आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ के बने होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। यहाँ तक आपको सब मैंने यहाँ पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिया आपको। मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, फिर मैंने बताया प्रोकैरियोटिक क्या होता है, फिर यहाँ पे मैंने बताया जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ के बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड पावर प्लांट, नहीं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ मिस्टेक लिखा गया है, पावर हाउस होगा, उसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना, किसको बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पावर हाउस को किसी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। बाकी और जो ऑप्शन उसमें क्या है, देखिए गोल्गी बॉडीज क्या होता है, वो आपको प्रोटीन को करने में काम आता है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एक आरएनए का बना होता है। और लाइसोसोम क्या होता है, जो आपने जो बाहर से खाना खाते हो ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में ट्रांसफ़र करने के मतलब कि उसको चेंज करने में काम आता है लाइसोसोम। ठीक है ना, ये सारे क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब ये सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। क्या क्या, गोल्गी बॉडी, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम चार ऑप्शन है, मैंने आप चारों को आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला विनेगर। चलिए ये क्या होता है, इसको भी समझते हैं डिटेल में, हम देखिए इसको ध्यान से, वीडियो को देखिए। पहला क्या है, सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, और मेरिक, सारे क्या है, एसिड है। कौन से एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। एसिड भी बहुत तरह का होता है, मिनरल एसिड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है ना, तो ये क्या है, सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है ना, तो विनेगर का होता है फार्मूला, मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, CH3COOH। ये क्या होता है, ये होता है विनेगर का केमिकल फार्मूला, उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है, एसिटिक एसिड क्या है, राइट आंसर है। ठीक है ना, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, उसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, CH3COOH। एक होता है फॉर्मिक एसिड, उसको हम बोलते हैं HCOOH, है ना, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, इसको बोलते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हैवी वाटर का फॉलो होता है D2O। क्या होता है, D2O। तो इसमें से हैवी वाटर का कौन सा नहीं है। पहला क्या है कि देखिए, जो हमारे पास जो हम लोग पानी पीते हैं उसका और इसमें क्या डिफरेंस है, उसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। हैवी वाटर क्या होता है ना, कि जो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होता है जो हम लोग पानी पीते हैं उससे, और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा। क्यों, कि हैवी वाटर में और कुछ एक्स्ट्रा उसमें पॉल्यूटेंट्स, मिनरल्स और एक्स्ट्रा चीज़ मिले होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर बिल्कुल प्योर पानी है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर मान लें कि 2 डिग्री है सेल्सियस में, तो जब कुछ मिला दोगे ना तो वो और थोड़ा लेट से जमेगा, मतलब कि और कम जाए। ऐसे मतलब अगर पानी गर्म होता है 100 डिग्री पे, कुछ अगर मिला दोगे तो पानी गर्म और थोड़ा लेट, मतलब कि 101 पे 102 पे होगा, ऐसा समझने की कोशिश करो आप।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पूछा गया है कि हैवी वाटर का कौन सा प्रॉपर्टीज़ गलत है। पहला क्या है, पढ़ते हैं इसको हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन, ये तो पहला ही गलत हो गया आपका। मैंने आपको क्या बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सब ज़्यादा होता है। जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें, उससे क्या सबसे ज़्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, है ना, और कोरोजन भी। सब जितने आप ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड। अब किस प्रोसेस में एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो क्या है, रिस्पिरेशन, मतलब कि सांस जो लेते हैं हम लोग, तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्यों, कि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वही डिकम्पोज होके हमको एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी अगर हमें मिल रहा है काम करने के लिए, तो आखिर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है। मान लो आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिला, उसको उस जो एनर्जी में उसको काम करोगे तो धीरे रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन जो हम लोग रिस्पिरेशन करते हुए भी एक काम है, सांस लेना सांस छोड़ने का एक काम है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनिमल लिविंग इन 3 ट्रैंक आर नोन एज एरेबल। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एनिमल लिव्स इन 3 ट्रैंक्स आर नोन एज एरोबियल। एरोबियल मतलब कि ऐसे ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट पे, ट्रीज पे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं एरेबियल्स एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉल्वेंट। वॉल्वेंट क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि एयर में रहते हैं, इन्वायरमेंट में फ्लाई करते रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्वेंट, वॉल्वेंट एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है, एम्फीबियंस, जो सबको पता है, इसमें क्या बताना है, एक्विटी, ये भी सबको पता होना चाहिए। एक्विटी मतलब क्या, जो कि जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे कि नदी तालाब में वो रहते हैं, मछली है, टोटराइज वगैरह सब, मेढक है, सब क्या रहते हैं। एम्फीबियंस क्या होता है, जो दोनों में रहता है, मतलब कि प्लांट में भी, प्लांट वगैरह है, ज़मीन पे भी और पानी में भी, उसको बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस। ठीक है ना। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, इन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर Vn, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। देखिए एक क्या चीज़ क्या है, जैसे मान लिया जाए रेक्टिफायर पे क्या होता है, पहली बात तो समझते रेक्टिफायर होता है क्या, ये जो साउंड के होता है उसको बढ़ाता है। मान लिया अगर आपने बोला है बिल्कुल धीरे से, अगर आपको आवाज़ बढ़ाना है रेक्टिफायर कर को, मतलब कि रेक्टिफायर मतलब कि, इसको ऐसे समझता हूँ मैं, देखिए रेक्टिफायर को मैं ऐसे समझता हूँ, जैसे देखिए इसको ऐसे समझते हैं, देखिए एक होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, आवाज़ के साउंड्स को इंक्रीज कर देता है ना। तो ऐसे ही एक रेक्टिफायर क्या है, उसका काम क्या है, एसी करंट्स को, एसी करंट को एसी करंट को मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में। ये काम रेक्टिफायर का है। तो वही बोला गया है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी को दिया जाए फुल वेव रेक्टिफायर में, तो आउटपुट कितनी निकलेगी, तो वो होता है एन का स्क्वायर। मतलब अगर इधर आप 2 दोगे तो इधर 4 निकलेगा, अब 4 दोगे तो इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अगर एन है तो क्या होगा, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर एन है तो एन का, यहाँ लिखा है ना रेक्टिफायर भी एन, तो यहाँ पे एन का क्या, एन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखा है एन, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड। देखिए प्लस मतलब हीट ट्रांसफर होता है, जैसे देखिए हीट ट्रांसफर होता है, जैसे हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें भी क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है ना। या फिर बाहर का जो एटमोसफेयर है, या जो बहुत सारे ऐसे क्या है जो हीट को, जैसे सूर्य की रोशनी यहाँ पे पहुँचती है, तो ये सब क्या है, हीट कैसे होते हैं। ठीक है, ये सब समझेंगे नहीं कि मतलब कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, बहुत तरह के अलग अलग प्रोसेस के कारण हीट ट्रांसफर होता है। उसमें क्या है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पे दिया है एडवेक्शन, वो भी है ना। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। कि सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे आती है, धरती पे आती है, तो वो रेडिएशन के कारण होता है। जो हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसमें कंडक्शन भी होता है, क्योंकि हीट और जो बर्तन डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। और फिर जो हीट मिला उसको बर्तन को, और जो अंदर में फ्लूइड है, दाल वगैरह है, कुछ भी है, तो जो उसके अंदर में जो मोशन हो रहा है, और उस मोशन की वजह से जो हीट हो रहा है, वो उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन।
है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफ़र हॉरिजेंटली विद इन द एटमोसफेयर। अगर हीट ट्रांसफ़र हॉरिजेंटली हो रहा है इन विद इन एटमोसफेयर तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवैक्शन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्या है, नॉइज़ इज मेजर्ड इन डेसिबल। जो भी हम लोग साउंड, नॉइज़ क्या, साउंड को भी, साउंड साउंड एक तरह का नॉइज ही तो है, साउंड एक तरह का नॉइज़ है। बस अंतर यही है कि एक म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या फ़र्क है। म्यूज़िक क्या होता है, आप वो आपको सुन सकते हो, लेकिन नॉइज़ आप सुन नहीं सकते हो, लेकिन दोनों को डेसिबल में ही मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ दिस जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। मैंने क्या, सोनिक तरह वेव, अल्ट्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक होता है, सब क्या है, वेव है जो कि क्या करता है, साउंड को जनरेट करता है। तो बैट कैसे अंधेरे में देखती है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव को डेवलप करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट चेंजेज will happen to bow of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वो क्या बोलते हैं, आइस है और पानी को अगर बिल्कुल 0 डिग्री पे हम रख दिया जाए तो क्या होगा। पहला क्या है, ऑल आइस मेल्ट, ऑल वाटर भी आइस हो जाएगा, नो चेंज विल बी हैपन। अगर 0 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, जो था पहले वही बाद में रहेगा। 18वां में क्या है, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मैप मेकिंग कॉल्ड, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टियोग्राफी। क्या बोलते हैं हम लोग को, कार्टियोग्राफी। मैपिंग मत लगाना, क्यों लग रहा है कि वहाँ मैप है, हर मैपिंग नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टियोग्राफी बोलते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सवाल के ऊपर, सिल्वर हेलाइड आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज दे आर रिड्यूस्ड बाय लाइट। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ये आपको क्लास 10th में मिला हुआ पढ़ने के लिए। सिल्वर हैलाइड का एजी, और हैलाइड मतलब कोई भी जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको बोलते हैं हैलाइड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज दे आर रिड्यूस्ड बाय लाइट। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, टेट्रा इथाइल लीड, TEL, ठीक है ना, क्या है, एक तरह का एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। क्या है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, TEL, टेट्रा इथाइल लीड क्या है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। तो आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, फिर मिलते हैं सीरीज नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।